हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9th बिहाइव का ये पोएम नंबर 7 है, जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू। डक ने बत्तख ने कंगारू से क्या कहा, दोनों के बीच में कौन सी जुगलबंदी होती है, क्या बातें होती हैं इन दो जीवों के बीच में, बहुत ही अच्छे तरीके से नॉन सेंसिकल तरीके से एडवर्ड लियर महोदय ने इस अपने पोएम में बताने की कोशिश की है। मेरे नॉन सेंसिकल नॉनसेंस कहने का मतलब ये नहीं कि ये राइटर ये पोएट की जो पोएम है वो नॉनसेंस, अगर ये नॉनसेंस होता तो जाहिर सी बात है आपके बुक में जगह नहीं पाता। तो नॉन सेंसिकल पोएम या पोइट्री का क्या मतलब होता है, इसके राइमिंग स्कीम क्या है, इसमें स्टैंजास कितनी हैं, वो मैं आपको सब कंफर्म करता हूँ इस पोएम में। देखिए ध्यान से, पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोएम कैसे डिवाइड है। आपको पता है आपका ये पोएम 5 स्टैंजा में डिवाइडेड है। 5 स्टैंजाज हैं इस पोएम में, और हर एक स्टैंजा जो है वो 8 लाइन से बना हुआ है। अगर आप चेक करें तो 8 लाइन की है ये, और हर एक स्टैंजा में 8 लाइन है। इस तरीके से 5 स्टैंजा 40 लाइन्स टोटल आपके इस पोएम में है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। 8 लाइन के पोएम को ऑक्टेव बोलते हैं, OCTAVE, ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन्स, अ स्टैंजा दैट हैज़ 8 लाइन्स। तो ये ऑक्टेव होता है। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। मैंने आपको बोला कि ये पोएम नॉन सेंसिकल है, तो नॉन सेंसिकल पोएम का क्या मतलब होता है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। पहले आपको राइमिंग स्कीम बता दूँ। राइमिंग स्कीम आपको पता होगा कि ये जो पोएम में कोई गीत में जो लास्ट वर्ड होता है वो दूसरे लाइन के लास्ट वर्ड से या तीसरे लाइन के लास्ट वर्ड से मैच करता है, वो राइमिंग स्कीम होती है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन का पानी है, ये रानी पानी मैचिंग है, इसे राइमिंग स्कीम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। देखिए ध्यान से, तो ये कंगारू है, ये होप है, ये टू है, स्टॉप है, पॉन्ड है, बियॉन्ड है, यू है, कंगारू। अब बोले तो आपको लगता है क्या, थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए अपने टोन में, आपको कुछ सिमिलर लग रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कंगारू को ए नाम दिया, तो हॉप कंगारू से बोलने में मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसे बी देंगे हम। लेकिन कंगारू टू, ये आपका जो स्ट्रेस देंगे ना तो दोनों सेम साउंड देगा, कंगारू टू। तो ये ए कंगारू है तो टू भी ए हो जाएगा। ये हॉप से स्टॉप मैच कर रहा है, चूंकि हॉप को हमने बी दिया है तो ये भी बी हो जाएगा। ये है पॉन्ड, पॉन्ड सी, क्योंकि ये अलग है सबसे, तो बियॉन्ड भी पॉन्ड से मैच कर रहा है, इसलिए ये भी सी है। यू कंगारू, ये इस पहले लाइन से मैच कर रहा है, इसलिए ये भी होगा ए, ये भी होगा ए। यानी ये जो आपका पोएम है इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी ए। ए राइमिंग स्कीम है आपके पोएम की। मैं आपको बता दूं, जो ये ए बी होता है इसे क्वार्टन बोलते हैं। 4 लाइन के स्टैंजा को क्वार्टन बोलते हैं। इस 4 लाइन के स्टैंजा में ये 2 कपलेट आ गया है। कपलेट क्या होता है मैं आपको बताऊं। कपलेट का मतलब होता है जब दोनों लाइन सेम साउंड प्रोड्यूस करे अंत में। देखिए ये ए बी है, लेकिन ये सी सी लगातार दोनों जो सेंटेंस है वो मैच कर रहा है, ए दोनों मैच कर रहा है, इसलिए ये जो 2 हैं वो आपके कपलेट। ये कपलेट एक हो गया, ये कपलेट एक हो गया। कपलेट आपको पता होना चाहिए, COUPLET। इस तरीके से इस पोएम में मैं आपको कंफर्म करूं तो ए बी एक क्वार्टरन है, क्योंकि ये 4 लाइन का पोएम जो होता है, स्टैंजा जो होता है वो आपका क्वार्टरन कहलाता है, और जो ये 2 लाइन का तुरंत मैच करता है ये कपलेट होता है। तो इस पोएम में इस एक स्टैंजा में एक क्वार्टरन है और 2 आपका जो है वो है कपलेट। ठीक है, क्योंकि क्यों 2 कपलेट है, ये आपका एक कपलेट है, ये तो ए बी वाला है। तो इस तरीके से जब कोई पोएम एक क्वार्टरन और 2 कपलेट में डिवाइड होता है तो वो नॉन सेंसिकल पोएम में आ सकती है, पूरी तरह से नहीं हो सकती है। लेकिन ये पोएम जो है एक प्रकार से बिना किसी समझ के लिखी जाने वाली पोएम नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी समझ है जो एक नॉर्मल नॉनसेंस व्यक्ति को समझ में नहीं आने वाली है। फिलहाल मैंने आपको समझाया कि 1 क्वार्टरन प्लस 2 कपलेट इज इक्वल टू नॉन सेंसिकल पोएम हो सकती है। पूरा क्या हो सकता है इसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है। फिलहाल हम आपको फिर से थोड़ा सा और बता दें। स्टैंजाज में आपको मैं फिगर ऑफ स्पीच कंफर्म करूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि सब फिगर ऑफ स्पीच कंफर्म की जाए, लेकिन मैं आपको ज़्यादातर फिगर ऑफ स्पीच कंफर्म करने की कोशिश करूंगा। चलते हैं पोएम को कंफर्म करने। फर्स्ट लाइन लिखा है, सेड द डक टू द कंगारू। कंगारू को डक ने कंगारू से कहा। पहली बात तो इसको होना चाहिए था डक सेड, द डक सेड टू द कंगारू, लेकिन सेड द डक ऐसा लिखा है। तो पोएट्री कुछ किसी तरीके से लिखी जा सकती है, क्योंकि वो ग्रामेटिकली फॉलो नहीं होता है, उसमें सिर्फ शब्द अच्छे होने चाहिए। लेकिन जब ग्रामर थोड़ा गलत होता है, जैसे इसमें किया है, पोएट खुद जानबूझकर किया है, तो ऐसे लाइन को जो ग्रामेटिकली गलत होते हैं इसको एनास्ट्रोफे कहते हैं। मैं फिगर ऑफ स्पीच आपको बताता चलता हूँ। एनास्ट्रोफे, ANASTROPHE, एनास्ट्रोफे।
ये ग्रामेटिकली जब गलत होता है तो ये होता है। अगर आपको एनास्ट्रॉफी के बारे में या जो मैं फिगर ऑफ स्पीच और बताने चाह रहा हूँ उसके बारे में जानना है तो मैंने 5 पार्ट बनाए हैं फिगर ऑफ स्पीच के, आप वीडियोज़ में जा करके उसको चेक कर सकते हैं। आशा है आपको वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ बताना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो डक ने कंगारू से कहा, क्या कहा? गुड ग्रेसियस, बहुत अच्छे लगते हो तुम। हाउ यू होप, जैसे तुम, ये नहीं पूछ रहा कि कैसे तुम उछलते हो, बल्कि ये कह रहा है कि जैसे तुम उछलते हो ना बहुत अच्छे लगते हो। हॉप मतलब होता है उछलना, उछल कूद जो करते हो तुम कंगारू। कहाँ उछल कूद करते हो? ओवर द फील्ड्स, जमीन पर। फील्ड का मतलब यहाँ पे जमीन से है, जमीन पर उछलते कूदते हो। एंड ओवर द वाटर टू, यहाँ ओवर लिखा नहीं लेकिन ये है ओवर द वाटर टू, यहाँ तक कि तुम पानी में, जल में, समुद्र में भी उछल करके बाहर निकल जाते हो। यानी कि मैं तो डक हूँ, मैं आराम से सिर्फ पानी में रहती हूँ और आराम से चलती हूँ सिर्फ, लेकिन तुम तो उछल कूद करते हो। तुम जमीन पर चल सकते हो, तुम वाटर में चल सकते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसे मानो कि, एज इफ का मतलब होता है मानो कि तुम कभी ठहरोगे ही नहीं। इतनी उछल कूद करते हो, इतने भागते दौड़ते हो जमीन पर, जल थल दोनों पर, कि मानो कि तुम कभी ठहरने वाले ही नहीं हो। माई लाइफ इज अ बोर, मतलब माई लाइफ इज बोरिंग, मेरी जिंदगी तो बहुत बोरिंग है, बहुत बेकार, बहुत नीरस है, उबाऊ है। इन दिस नास्टी पॉन्ड, नास्टी का मतलब यहाँ पे ये है इस गंदे, भद्दे, भयानक, भयंकर इस पॉन्ड में, इस तालाब में, छोटे से गंदे में मेरी जिंदगी बोर हो चुकी है। एंड आई लॉन्ग टू, लॉन्ग मतलब होता है प्रबल इच्छा, विश, और मेरी बहुत इच्छा है टू गो आउट, बाहर जाने की, इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, इस दुनिया के बाहर जाने के। बियॉन्ड मतलब परे, वर्ल्ड माने दुनिया, लेकिन कौन सी दुनिया? ये पॉन्ड ही इसकी दुनिया है, इसलिए ये कहता है ये पॉन्ड की दुनिया से मैं परे होना चाहता हूँ, बाहर होना चाहता हूँ। ये मेरी बड़ी लॉन्ग है, इच्छा है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई कुड होप, मैं भी उछल कूद कर सकूं, लाइक यू, जैसे कि तुम उछल कूद करते हो। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से ये बातें कहीं। देखिए फिगर ऑफ स्पीच कंफर्म कर ले, मैंने आपको बताया ये पहली लाइन जो है ग्रामेटिकली जो रॉन्ग है, अंतिम लाइन भी है ग्रामेटिकली रॉन्ग, ये एनास्ट्रॉफी है। एक और बात, ये पूरी की पूरी जो लाइन है यहाँ पूरी की पूरी लाइन से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम मैच कर रही है। तो ऐसे जब कोई पूरी की पूरी सेंटेंस मैच करे कहीं भी, पूरे पोएम में कहीं भी, ऐसा नहीं कि कोई स्टेंजा में, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रेन, REFRAIN, रिफ्रेन। ये रेपिटेशन नहीं है, रेपिटेशन तो तब होता है जब शब्द रिपीट करता है। सेंटेंस पूरी की पूरी रिपीट अगर करेगी तो वो रिफ्रेन नामक फिगर ऑफ स्पीच होगा। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको मैंने बताया, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ एज लिखा हुआ है, यहाँ लाइक लिखा हुआ है, और ये सिमिली है। आपको पता है एज लाइक जब होता है तो वो सिमिली यानी कि वो उपमा अलंकार होता है। तो ये पोएम आपका, ये स्टैंजा आपका खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। ये स्टैंजा है प्लीज गिव मी राइड ऑन योर बैक। फिर से डक कहता है कंगारू से, कृपया मुझे एक सवारी करा दीजिए अपने पीठ पर बिठा करके, मुझे भी पीठ पे बिठा करके, बैक मतलब पीठ पर बिठा करके सवारी करा दीजिए। सेड द डक टू द कंगारू, फिर से यही लाइन देखिएगा रिपीट हो रहा है, ये रिफ्रेन नामक अलंकार है, फिर से रिफ्रेन। तो डक ने कंगारू से ये बोला, फिर क्या बोला? आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, तुम परेशान मत हो। डक ने कंगारू से कहा आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल खामोश होकर के बैठ जाऊंगा। क्वाइट स्टिल मतलब होता है बिल्कुल खामोश होकर के बैठ जाऊंगा। एंड से नथिंग, और कुछ नहीं बोलूंगा, कसम से कुछ नहीं बोलने वाला। हाँ, क्वैक क्वैक जरूर करूंगा। क्वैक मतलब होता है जो बत्तख आवाज निकालते हैं, क्वैक क्वैक। तो क्वैक इज अ साउंड ऑफ डक, तो डक की आवाज़ को क्वैक कहते हैं। तो मैं, बेजाहिर सी बात है, कुत्ता भौंकना नहीं बंद कर सकता है, बिल्ली म्याऊं करना बंद नहीं कर सकती है, गधा रेंकना या कुछ और जो उसकी होती है आदतें वो बंद नहीं कर सकता, वैसे क्वैक करना डक की आदत है वो बंद नहीं कर सकती। तो मैं ये करूँगी, बाकी कुछ नहीं करूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, और वो भी पूरा का पूरा दिन, जितने समय तक तुम मुझे पीठ पर लेकर के जाओगे, थ्रू द डे, पूरा का पूरा लंबा समय जो भी होगा, होल ऑफ द डे, होल ऑफ द लॉन्ग डे, जो भी जितना भी टाइम लेने वाले हो, दिन भर मैं सिर्फ क्वैक क्वैक करूंगी, बाकी कुछ नहीं। एक और बात बता दूं, जो ये आपका लास्ट में आता है, जिसे आप कहते हो एक मार्क, जिसको आप एड्रेसिंग वर्ड बोलते हो। एड्रेसिंग आपका सिंबल होता है, जिसे नॉर्मली हम इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं। ये हमेशा, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमेशा एपोस्ट्रोफी नामक फिगर ऑफ स्पीच होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एपोस्ट्रोफी ये नहीं है, जहां होगा मैं आपको बता दूंगा। ये मार्क एपोस्ट्रोफी होने का सूचक नहीं है, बिना इसके भी एपोस्ट्रोफी हो सकता है और इसके होने पर भी एपोस्ट्रोफी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है।
क्यों नहीं है? आप एपस्ट्रॉफी का वीडियो अगर देखना चाहते हो, मैंने यूट्यूब पे बनाया, मैंने आपको बोला, आप देख सकते हो। तो कहता पूरा दिन मैं सिर्फ क्वैक क्वैक करूंगा एंड वी वुड गो, और हम जाएंगे, दोनों साथ में जाएंगे। वी बोल रहा है गो टू द डी जाएंगे। डी इज एन इमेजिनरी प्लेस, ये केवल कल्पनाओं वाली स्थान है, ये इसका रियल वर्ल्ड से कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? डी। इसके दिमाग में डी बहुत खूबसूरत जगह है डक के। और कहाँ जाएंगे? जेलीबो ली, और हम जेलीबो ली जाएंगे। यानी कि ये दो जगह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है, वेनिस बहुत अच्छा है, तो ऐसे ये कह रहा डक ये दो जगह बहुत अच्छा है, वहीं जाएंगे। ओवर द लैंड, वो भी लैंड के ऊपर से जाएंगे, यानी कि थल के ऊपर से जाएंगे। ओवर द सी, और जल के ऊपर से जाएंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड, कृपया प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बहुत मीठी बातें बोल रही है। कवि का यही कहना भी है कि आप किसी से भी अगर विनम्रता से, प्रेम से, श्रद्धा से अगर कुछ कहते हो तो वो इंसान ज़रूर मान जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये कहता है कि प्लीज़ कृपया करके मुझे सवारी करा दीजिए। ओ डू, कृपया मुझे कराओ दो यार। सेड द डक टू द कंगारू, वो भी फिर से डक ने कंगारू से कहा। इम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है, भैया करा दो करा दो करा दो, इस तरीके से। अब देखेंगे, आपको मैंने बोला कि दूसरी लाइन और आठवीं लाइन जो है वो आपका रिफ्रेन नामक फिगर ऑफ स्पीच है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा ओवर ओवर ओवर। छठी लाइन में ओवर, ये रेपिटेशन है, REPETI। थर्ड स्टैंजा शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द सेड द कंगारू टू द डक। एक बात फिर से बता दूं मैं कि सेड द कंगारू टू द डक, ये जो लाइन है वो बहुत बार आपका रिपीट हो रहा है, पूरी की पूरी लाइन रिपीट हो रही है, इसलिए ये फिर से रिफ्रेन नामक फिगर ऑफ स्पीच है। रिफ्रेन, REFRAIN। ऐसा नहीं कि ये इसी स्टैंजा में पाया जाए तभी ये रिफ्रेन होगा, ये किसी भी स्टैंजा में पाई जाए पूरे पोएम में तो रिफ्रेन होगा, अगर पूरी की पूरी लाइन मैच करती है तो। लगता है फिर से अब कंगारू बोलने वाला है डक से। अब कंगारू बोल रहा है डक से। अभी तक डक ने कंगारू से कहा, अब कंगारू ने डक से कहा। क्या कहा? दिस रिक्वायर्स, दिस मतलब जो तुमने बातें कही है सवारी करने की, इसे ज़रूरत है कुछ सम लिटिल रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन मतलब होता है थिंकिंग। मुझे सोचने की ज़रूरत है, जो तुमने बोला इस पर मुझे सोचने की ज़रूरत है। परहैप्स ऑन द होल, शायद अगर मैं सब कुछ मिलाकर के बात करूं, होल मतलब संपूर्ण, सब कुछ मिलाकर अगर बात करूं मैं, तो इट माइट ब्रिंग मी लक, तो ये मेरे लिए एक लक है कि तुम मुझसे सवारी करवाने के लिए कह रहे हो, तुम मेरा साथ चाहते हो, तुम मेरे साथ घूमना चाहते हो, तो इसमें मेरा लक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई तुम्हारे ऊपर उपकार करूंगा, मेरा लक है इसमें अगर तुम मेरे साथ चलोगे। एंड देयर सिम्स, हाँ और ऐसा लगता भी है, बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक ऑब्जेक्शन है। देयर सिम्स मतलब ऐसा प्रतीत होता है, एक ऑब्जेक्शन है इसमें, बस एक ऑब्जेक्शन है, एक परेशानी है मुझे तुम्हें ले जाने में। बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो मैं लकी हूँ तुम्हें ले जाने में, मुझे अच्छा लगेगा। और कौन सी परेशानी है, कौन सा ऑब्जेक्शन है? विच इज मतलब जो है, क्या है। इफ़ यू लेट मी स्पीक, अगर तुम मुझे बोलने दो, सो बोल्ड, अगर तुम मुझे सही से बोलने दो, बोल्डली बोलने दो, तो मैं तुम्हें बताऊं। जाहिर सी बात है, कभी कभी आप दोस्तों के बीच में अगर किसी की बुराई करनी हो तो नॉर्मली झिझक होती है कि क्या कहें, कहीं बुरा न लग जाए। मजाक अलग बात है, लेकिन बातें जब बुरी लगने वाली होती है तो वो थोड़ी सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे बोले। इसलिए यहाँ पर बड़े तहजीब का पालन करता है कंगारू। चूँकि डक बहुत अच्छे से बात करती है, इसलिए कंगारू भी अच्छे से बात करता है। उसने कहा मुझे बोल्डली होकर के बोलना पड़ेगा, फ्रैंकली, बोल्ड मतलब फ्रैंकली होकर बोलना पड़ेगा, मुझे बोलने की इजाज़त दो। फिर कहता है क्या? योर फिट आर अनप्लीजेंटली, बेशक मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे फिट जो हैं, पैर जो है ना, वो अनप्लीजेंटली है, गंदे हैं, भद्दे हैं, वेट हैं, भीगे हुए हैं, एंड कोल्ड और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी, और हो सकता है, प्रोबेबली मतलब संभवतः, गिव मी माने मुझे दे दे, तुम्हारी ठंडी, तुम्हारे गंदे पैर अगर तुम पीठ पर मेरे बैठोगे तो संभव है कि मुझे ये दे दे। क्या? रूमैटिज। एक्चुअली रूमैटिज जो है वो स्लैंग वर्ड है, ये वास्तव में जो है वो रियूमेटिज्म वर्ड है। अगर आपको दिखाऊं मैं स्पेलिंग लिख करके, RHEUMATISM, ये वास्तव में लिखा गया है रियूमेटिज्म, ठीक है, रूमैटिज्म लिखा गया है ये, लेकिन ये स्लैंग हो गया। जैसे हम कहते हैं नॉर्मली आम या कुछ और वर्ड, तद्भव तत्सम आपने पढ़ा होगा, आम को आम कहते हैं, या पानी वानी बोलते हैं, खाना वाना बोलते हैं, स्लैंग वर्ड यूज करते हैं हम नॉर्मली। वैसे ही यहाँ पे कवि ने भी यूज कर लिया है। रोमैटिज जो है वो है वास्तव में रियूमेटिज्म। रियूमेटिज्म क्या होता है? रियूमेटिज्म का मतलब दो चीज़ें होती है, एक तो गठिया बीमारी होती है और एक आमवात होता है। आमवात का मतलब सर्दी जुकाम जिसमें नाक बहता है। तो ये कह रहा है
कि अगर तुम ठंडे पैर और गीले पैर जो गंदे भद्दे हैं उसको लेकर के मेरे ऊपर बैठोगे तो संभवतः मुझे भी तुम दे दो क्या, रूमेटिज्म, यानी कि तुम मुझे गठिया बीमारी दे दोगे। भाई जाहिर सी बात है, पीठ पे बैठोगे दर्द होगा यार, और उसके अलावा सर्दी जुकाम भी हो जाएगी, तुम्हारा भीगा हुआ शरीर मेरे ऊपर बैठ जाओगे, क्योंकि तुम पानी में ही रहते हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मुझे हो जाएगा। आते हैं फोर्थ स्टेंजा में, सेट द डक। अब डक ने बोला, एज आई सैट ऑन द रॉक्स, एक्चुअली जैसे शादी बारात में जाना होता है आपको ना, तो आप पहले से तैयारी कर लेते हो, वैसे ही डक ने भी पूरी तैयारी कर ली है। तो डक ने अब अपनी तैयारियों के बारे में बताया। कहा जब मैं बैठा हुआ था ना रॉक्स पर, पर्वत पर, चट्टान पर जब मैं बैठा था, आई हैव थॉट, ये बता रहा है रुक रुक करके, आई हैव थॉट, मैंने सोचा, ओवर दैट, इस बात पर। ओवर दैट का मतलब होता है तुम्हारी इस परेशानी पर, मेरे पैर पर गंदे हैं, भद्दे हैं, गीले हैं, इस पर मैंने सोचा पूरी तरह से, कंप्लीटली मैंने इस बारे में सोचा। एंड आई बॉट 4 पेयर्स, और मैंने पहले से ही खरीद लिया है 4 पेयर्स, 4 जोड़े वर्स्टेड सॉक्स। वर्स्टेड का मतलब होता है आलीशान अच्छे वाले ऊनी कपड़े का, यानी कि अच्छा जो ऊनी होता है। सॉक्स मैंने लिया है ऊनी सॉक्स, ऊनी जुराब मोजे लिए हैं मैंने, वो भी 4 जोड़े लिए हैं यार, परेशान मत हो, मैंने खरीद लिया है। विच फिट, जो कि फिट भी है, माई वेब फिट, मेरे वेब फिट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इन सब के पैर जो होते हैं वो वेब टाइप के होते हैं, पैर के बीच में जो होता है वो जगह नहीं होता है, तो ये पैर इसका वेब फिट है। आपने देखा होगा, अगर मेढक को भी देखें तो उसके पैर के बीच में जाले टाइप के होते हैं, तो उससे तैरने में आसानी होती है इन लोगों को। तो कह रहा है कि मेरे वेब फिट पर ना नीटली, साफ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से फिट बैठता है, जो मैंने 4 जोड़ी लिए हैं, तो परेशान मत हो, मैंने पहले से तैयारी कर ली है। अब कहता है एंड टू कीप आउट का मतलब होता है दूर रखना, और दूर रखने के लिए कोल्ड, और ठंडी को दूर रखने के लिए आई हैव बॉट ए क्लॉक, मैंने एक क्लॉक भी खरीदा है। क्लॉक का मतलब होता है लबादा, ओवर कोट, बड़े साइज का कोट, सर से पांव तक ढकने वाला कोट जो ठंडी में पहना जाता है, तो मैंने वो भी खरीद लिया है, ताकि मुझे ठंडी ना लगे, मुझे नहीं लगेगा तो तुम्हें भी ज़्यादा फील नहीं होगा। एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन अ सिगार आई स्मोक, और प्रत्येक दिन एक सिगरेट भी मैं पीऊँगा, मैं प्रत्येक दिन एक सिगार भी पीऊँगा यार, ताकि मुझे ठंडी ना हो तो तुम्हें भी ठंडी नहीं होगी। तो इस तरीके से पूरी तरह से कन्विंस कर रहा है ये डक साथ में जाने के लिए कंगारू के। फिर कहता है ऑल टू फॉलो, मैं पूरी तरह से फॉलो करूंगी माई ओन डियर, मेरे खुद के प्यारे, ट्रू सच्चे, लव ऑफ ए कंगारू, मेरा जो सच्चा प्यारा ये डियर जो कंगारू है, मैं इसकी हर एक बात का फॉलो करूंगी। फिगर ऑफ स्पीच आपको कंफर्म कर दूं मैं यहाँ पे, अगर आप देखें ध्यान से तो स्टेंजा नंबर 4 में आपको यहाँ बताया मैंने एज, ये एज है जो कि सिमिली है, सिमिली नामक फिगर ऑफ स्पीच। 5वें 6वें लाइन में आप देखिएगा ये आपको एंड, और ये एंड जो दोनों वर्ड है ऊपर नीचे हैं, ये एनाफोरा नामक फिगर ऑफ स्पीच है। मैं बहुत नहीं बता सकता सारे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, लेकिन आपको मैंने बताया कि आप जा करके चेक कर सकते हो मेरे वीडियोज़ में, वहाँ आपको मिल जाएगा। ANAPHOR एनाफोरा नामक फिगर ऑफ स्पीच। आप सोचोगे ये एंड ये भी तो है, तो आपको बता दूं मैं ये एंड बहुत दूर है, जो नज़दीक वाले होते हैं वही सक्सेसिव क्लॉज में जो होते हैं वही आपके होते हैं एनाफोरा। अब फिगर ऑफ स्पीच और भी है इसमें, जैसे कि आपको 3rd लाइन में देखें तो आपको मिलेगा स्टीडी, ये देखिएगा वर्स्टेड सॉक्स, पहले आपको दिखा दूं मैं, वर्स्टेड सॉक्स में नहीं है, ये यहाँ है कोल्ड और क्लॉक में। कोड और क्लॉक में अगर आप देखें तो सी और सी जो है आपका वो लेटर पहला रिपीट कर रहा है, इसलिए ये एलिट्रेशन है, ALLITERATION, एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच आपका इसमें पाया जा रहा है। और भी आपको अगर इसमें मिलेगा तो देख लीजिएगा, जैसे कि मुझे यहाँ मिल रहा है विच और वेब में WW जो मुझे दिख रहा है, ध्यान से अगर आप चेक करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में कंफर्म करने के लिए, जो आपका लास्ट स्टेंजा है, सेट द कंगारू आई एम रेडी। अब कंगारू ने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, तुम्हारी बातों से मैं सहमत हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, यानी कि यहाँ पे पेल का मतलब होता है पीलापन, यानी कि सुबह सुबह मूनलाइट, चांदनी रात में जो थोड़ा पीलापन आएगा ना तब हम चलेंगे, यानी कि चांदनी रात में निकलेंगे हम, सूर्य के धूप में नहीं निकलेंगे हम। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मुझे बैलेंस अच्छे तरीके से करने के लिए, भाई बैलेंस भी तो करना है, तुम पूछ पे बैठोगे मेरे कैसे बैलेंस करूंगी, मैं करूंगा मैं, तो मुझे बैलेंस करने के लिए डियर डक सिट स्टडी, प्यारे डक
सिट बैठ जाओ, स्टेडी माने होता है फर्म, दृढ़ता से अच्छे से पकड़ के, ताकि बैलेंस बना रहे, अगर कूदू कादू तो तुम गिरो ना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और क्वाइट शांत होकर के बैठना, एंड ऑफ माई टेल मेरे पूंछ के पीछे, एंड मतलब होता है अंत सिरे में, अंत सिरे में बैठना। क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल, सॉरी ये क्वाइट शांत वाला नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल किनारे बैठना मेरे पूंछ के, एकदम यहाँ पे बैठना, ध्यान से देखिएगा, टेल माने पूंछ। सो अवे दे, इसलिए अवे दूर हो गए, दे वेंट, अवे वेंट मतलब होता है दूर चले गए, यानी कि अब ये उछलना कूदना शुरू हो गया इन लोगों का, अभी साथ भागे चल दिए। वेंट विद अ हॉप, वो भी एक हॉप से, एंड अ बाउंड, हॉप एंड बाउंड का मतलब होता है कुलाचे भरना, उछल कूद करना, उछलते हुए कूदते हुए ये दूर चले गए। एंड दे होप्ड, और वे उछले कूदे, द होल वर्ल्ड, पूरे के पूरे दुनिया में उछले कूदे, 3 टाइम्स राउंड, 3 चक्कर मारा इन्होंने दुनिया का, दोनों साथ मिल करके। अब कवि आपसे पूछता है, एंड हु सो हैप्पी, अब आप बताओ कौन ज़्यादा हैप्पी है, ओ हु कौन ज़्यादा है बताओ ना। एज द डक एंड द कंगारू, जैसा कि डक और कंगारू हैप्पी हैं, डक और कंगारू जैसा कोई हैप्पी है, आपको पता है? अगर पता है तो बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं कवि को ढूंढ करके बता दूंगा, नहीं होगा तो ऐसी एड्रेस टू कवि करके छोड़ दूंगा। अब फिगर ऑफ स्पीच कंफर्म करते हैं, अगर आप देखें तो आपको थर्ड लाइन में मिलेगा यहाँ पे सिट और स्टेडी, एस और एस, एलिट्रेशन, मैंने आपको बोला एलिट्रेशन, ध्यान दीजिएगा। 5वें लाइन में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वेंट विद, डब्लू और डब्लू, वेंट विद में। 6ठे में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा होल वर्ल्ड में डब्लू और डब्लू, और फिर से देखेंगे 3 टाइम्स में टी और टी। इस तरीके से आपको ढेर सारे फिगर ऑफ स्पीच इसमें मिल रहे हैं। दे और द में टी और टी मिल रहा है आपको। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 7वें लाइन में तो आपको यहाँ पे मिलेगा हु और हु, जो ये 2 शब्द रिपीट कर रहा है, ये लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, वर्ड रिपीट कर रहा है, इसलिए ये रिपीटेशन है, REPETITION। तो इस तरीके से ये पोएम खत्म होता है। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, फर्स्ट और सेकंड स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, टाइटल, टाइटल जस्टिफिकेशन, क्या टाइटल सही है इस लेसन का, आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। ये थीम है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, थीम तो पढ़ना बहुत आवश्यक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये खत्म होता है ये पोएम। अगर कोई परेशानी होगी, सजेशन होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस करना यार, क्योंकि बहुत टाइम लगती है बनाने में। सुझाव सलाह कुछ भी होगा, कुछ पूछना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, इफ़ यू केयर समवन इट मीन्स यू नीड टू शेयर समवन समथिंग। तो आपको कुछ भी अगर कहना हो किसी से, शेयर करना, आपको पता है कि अगर आप परवाह करते हो किसी का तो शेयर करना सीखो। आप खाना पानी शेयर करते हो, बातें शेयर करते हो, तो नॉलेज भी शेयर करो, ये वीडियो भी शेयर करना यार। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, बताना कंफर्म करके। अगर आप पहली बार यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो मेरे, तो आप सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर बजाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।